गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू में जो वेरिएशन होते हैं, किन फैक्टर्स के कारण होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और हमने हाइट के साथ जी की वैल्यू में जो वेरिएशन होते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। और जी की वैल्यू में वेरिएशन हमने यहाँ तक ये निकाल लिया था। उसके बाद कुछ बैटरी की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। विद हाइट के साथ जी की वैल्यू, अगर अर्थ की सरफेस से h हाइट पर हम जाएंगे तो जी की वैल्यू इस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब h इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू r। इसको हमने सॉल्व किया इस तरह से, तो ये हमारे पास आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आया। यहाँ पर डेल्टा g का मतलब है g की वैल्यू में चेंज, g माइनस जी डैश इज इक्वल टू डेल्टा जी लिखा है। g है अर्थ की सरफेस पर g और ये है अर्थ की सरफेस से h हाइट पर g की वैल्यू। तो दोनों में जो चेंज है, डिफरेंस है, वो डेल्टा g के सिंबल से डिनोट किया। अब देखो ये कंसेप्ट याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाता है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो फ्रैक्शनल चेंज इसके बराबर होता है और फ्रैक्शनल चेंज का एक्सप्रेशन यहां से कितना आया, 2h अपॉन r के इक्वल। अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो इस फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। तो परसेंटेज चेंज हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखें। अब देखिए निकाला आंसर, परसेंटेज चेंज इन जी निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए हाइट हमें 500 मीटर गिवन है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ हम किलोमीटर में जानते हैं, ये हाइट हमें मीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले इसको हम किलोमीटर वाली यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखकर आंसर निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट,
देखो अर्थ की सरफेस से डेप्थ के साथ जी की वैल्यू में वेरिएशन, ये हमारा अगला टॉपिक है। अर्थ की सरफेस ये है, अर्थ की सरफेस के अंदर एक पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट की अर्थ की सरफेस से डेप्थ हमें दे रखी है डी के बराबर, तो डी डेप्थ है, और यहाँ इस पॉइंट पर जी बताना है हमें। अर्थ के अंदर अगर जी बताना है, और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला फॉर्मूला लगा दिया, पहले बाहर वाले पॉइंट के लिए था, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जी की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। अब अर्थ की सरफेस पर जी का फॉर्मूला ये है, यहाँ अर्थ की सरफेस पर जो जी का फॉर्मूला है, इससे जी इंटू एम की वैल्यू क्या आएगी, जी आर स्क्वायर, वो तो यहाँ रख देंगे, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल आर माइनस डी। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, अगर मुझे क्वेश्चन में अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दे रखी हो तो ये स्मॉल आर लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर हमें एग्जाम में अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस दे रखी होती है, तो अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस दे रखी है तो हम इस तरह से सेंटर वाली डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में रख दी, तो इक्वेशन में रखने से ये एक्सप्रेशन आया, यहां से आर कॉमन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो अर्थ के अंदर जी की वैल्यू में वेरिएशन ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा जी का मतलब जी की वैल्यू में जो लॉस होगा, अर्थ की सरफेस से अंदर जाएंगे तो जी घटेगा, अर्थ की सरफेस से अंदर जाने पर भी जी घटता है और बाहर जाने पर भी जी घटता है, और जी की वैल्यू में जो चेंज है उसका मतलब डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज यहाँ कितना आया डी बाई आर। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसके इक्वल आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इसके इक्वल होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन हमारा ये है, हम दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और दोनों अर्थ की सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट जो है अर्थ के बाहर है और ए पॉइंट अर्थ के अंदर है। हमें बताना है इस ए और बी में से किस पॉइंट पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, एट विच पॉइंट जी इज ग्रेटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ए और बी में से किस पॉइंट पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। अब देखो डेप्थ के साथ जी की वैल्यू में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला ये है, और हाइट के साथ चेंज ये होता है, तो डेप्थ के साथ का मतलब ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ ए पॉइंट के लिए और यह बी पॉइंट के लिए है। अब हमें एच और डी बराबर दे रखे हैं ना एक्स के बराबर, तो अगर इस कंसेप्ट से निकालेंगे तो यहाँ से ए और बी में से किस पॉइंट पर डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, डेल्टा जी किस पॉइंट पर ज्यादा आएगा भाई, यहाँ डबल आएगा ना, तो डेल्टा जी बी पॉइंट पर डबल होगा ए से, और डेल्टा जी का मतलब क्या है, जी की वैल्यू में लॉस, भाई अर्थ की सरफेस से अगर हम अंदर जाते हैं तो भी जी घटता है और यहाँ पर भी घटता है, इसका मतलब लॉस कहाँ ज्यादा है, बी पॉइंट पर लॉस ज्यादा है, तो अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू में ज्यादा कमी होगी, बी की पॉइंट पर बाहर की तरफ जाने पर जी की वैल्यू में कमी ज्यादा है, डेल्टा जी का मतलब है लॉस, तो लॉस कहाँ ज्यादा है बी पर, तो इसका मतलब कौन से पॉइंट पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस
बी पॉइंट पर जी कम होगा ना ए पॉइंट के कंपैरिजन में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हम जी की वैल्यू में वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो अर्थ का शेप अभी तक मैंने लिया था एग्जैक्टली स्फेरिकल लिया था, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं होगा, ओवल शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप होता है इसका। मतलब इधर की अर्थ की रेडियस और इधर की रेडियस बराबर नहीं होगी। यहाँ इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर के यहाँ पर इस अर्थ की जो रेडियस है वो आर ई के बराबर है, और इसको पोल कहते हैं, पोल के यहाँ जो रेडियस है वो आरपी के बराबर है। अब इक्वेटर पे जो रेडियस होती है ना, या इक्वेटर वाले सरफेस पर इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होती है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पोल होता है। अब इक्वेटर वाले पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में। जी का फॉर्मूला ये होता है अर्थ की सरफेस पर। अब जी की वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर अर्थ स्फेरिकल होती तो हर जगह बराबर होती, लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं है, तो जहां डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज्यादा होगी, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ रही है ना, तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी। जी ई का मतलब है इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू पोल के कंपैरिजन में कम होती है। ये मैंने इनके नाम लिखे हैं, कर लें इसको नोट। अब देखिए अगला टॉपिक है जो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसके कारण हम देखते हैं दिनों रात होते हैं। अपनी एक्सिस पर घूमने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे पोल है नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल है, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये क्या चीज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर यहाँ पर एक पार्टिकल है कोई, ये पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है रेस्ट में। जैसे हमारे पास ये समझ लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके टेबल पर कोई भी चीज रखी हुई है, ग्लास रखा हुआ है, अब वो ग्लास आपको रेस्ट में नजर आ रहा है। अगर उस ग्लास पर न्यूटन्स लॉ आप लगाते हो तो ये कहते हो ना ग्लास पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर लग रहा है। न्यूटन्स लॉ में आपने यही पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ में आपने यही पढ़ा है कि भाई ग्लास टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, इसका मास m है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो नॉर्मल mg के इक्वल आता है ना। लेकिन ये नॉर्मल mg के बराबर तब आता है जब हम अर्थ का रोटेशन मोशन कंसीडर नहीं करें।
अगर हम अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो इस गिलास पर जो आपकी टेबल पर रखा हुआ है रेस्ट में है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होता, mg माइनस दिस वैल्यू होती है। लेकिन एक्चुअल में जब हमने कैलकुलेट किया ना तो ये वैल्यू बहुत कम आती है mg के कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसलिए हम अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन में अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखो ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है और इसके रोटेशन की एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमने का क्या है, दिन और रात होने में पूरा एक रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगता है 24 आवर के इक्वल। तो यहाँ 24 आवर्स हमारा अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, तो इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी। अब ये एंगुलर स्पीड आने के बाद यहाँ रखकर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन आता है। अब ये फॉर्मूला कैसा है उसको समझा रहा हूं मैं। उसको समझने के लिए जो आपकी टेबल पर ग्लास रखा है ना, वो अर्थ की सरफेस पर यहाँ है मान लो, इस लैम्डा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा का मतलब यहाँ क्या है लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा को यहाँ कहेंगे लैटिट्यूड एंगल, तो लैम्डा का मीनिंग यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल। जो ये इक्वेटर लाइन होती है, ये लाइन कौन सी है इक्वेटर वाली लाइन है ना। अब इक्वेटर लाइन से ये लाइन जो एंगल बनाती है ना वो लैम्डा कहलाता है, जिसको हम लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। अब ये पार्टिकल यहाँ है मास का रखा है, तो इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं, इस पर न्यूटन्स लॉ लगाकर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा इधर mg, और अर्थ की सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स होता है बाहर की तरफ लगाएगी। इसके अलावा इस गिलास पर एक फ्रिक्शन भी लगेगा, और फ्रिक्शन तो सरफेस के पैरेलल इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा ना। यहाँ अभी फ्रिक्शन इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है मैंने मान लिया ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, अभी समझा दूंगा कैसे आया। और ये जो फ्रिक्शन लगेगा इस गिलास पर, गिलास टेबल पर रखा हुआ है रेस्ट में है ना, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों न्यूटन्स लॉ से आता है। अब न्यूटन्स लॉ से कैसे निकलते हैं वो हम समझेंगे अभी आगे। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जैसे हमारी टेबल पे गिलास रखा हुआ है वो रेस्ट में, लेकिन वो रेस्ट में हमारे रेस्पेक्ट में हमारी अर्थ पूरी की पूरी ऐसे रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो इस अर्थ की सरफेस पर जो भी चीजें हमें रुकी हुई नजर आ रही है ना वो भी अर्थ के साथ घूम रही है सेम एंगुलर वेलोसिटी से। जैसे हमारे घर की बिल्डिंग है वो रेस्ट में, लेकिन एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है, ये अर्थ के साथ साथ पूरी रिवॉल्व कर रही है, और इसकी हमारे घर की बिल्डिंग भी रोटेट कर रही है इस स्पीड से। तो बेसिकली यहाँ जो आपने गिलास यहाँ पर रखा है, ये गिलास भी एक सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उस सर्कल का सेंटर कौन सा है, देखो ये हमारी जो अर्थ है इसका सेंटर तो ये है, लेकिन ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है ना उसका सेंटर निकालने के लिए इस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यहाँ कट कर रहा है तो यही इसका सेंटर है। हमारी अर्थ पूरी ऐसे घूम रही है तो इस पर हर एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है। यहाँ अब ये वाला जो पार्टिकल है जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर यहाँ पर है, और वो इस तरह से सर्कल में घूम रहा है। तो ये गिलास जो है इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, अगर यहाँ कोई पार्टिकल होगा ना तो उसका सेंटर यहाँ होगा, वो इस तरह से सर्कल में घूम रहा होगा। ठीक है, मतलब हर चीज जो अर्थ की सरफेस पर है वो रिवॉल्व कर रही है, और सबके रिवॉल्व के सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करते हैं। अब देखो यहाँ अर्थ की रेडियस तो हमने कैपिटल आर के बराबर मानी, अर्थ की रेडियस हमने कितनी कंसीडर की है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, लेकिन ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस तो कम होगी ना, वो स्मॉल आर मानी। तो अर्थ जिस सर्कल में, अर्थ की रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस स्मॉल आर है। अब देखो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है टुवर्ड्स सेंटर। अब ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर तो यहाँ है, तो रेडियल एक्सेलरेशन इस सेंटर की तरफ इधर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर आर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है।
इस रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो देखो ये अब हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहा है, जो गिलास है हमारे टेबल पर रखा हुआ है उसको 3 फोर्स लग रहा है, एक mg, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। अब इन 3 फोर्सेस और एक इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये 4 चीजें इनकी वजह से हम इस पार्टिकल पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अब न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हम सारी चीजों को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं ना, तो मैं न्यूटन्स लॉ किन 2 डायरेक्शन में लगा रहा हूं, एक तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाऊंगा, और एक नॉर्मल डायरेक्शन में लगाऊंगा न्यूटन्स लॉ। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये वाला टॉपिक हम सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं, 11th क्लास के सर्कुलर मोशन के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। अब यहाँ न्यूटन्स लॉ हम एक तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाएंगे, एक नॉर्मल में लगाएंगे। तो देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये दोनों में से किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने होंगे। अब कंपोनेंट का मतलब टुकड़े, कंपोनेंट करने होंगे। तो देखिए ये एंगल अगर लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा आएगा। अब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, किस डायरेक्शन में, एक तो नॉर्मल की डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब इसका अगर इधर कंपोनेंट करूंगा तो जिस लाइन के साथ एंगल होता है ना, उधर कंपोनेंट में क्या आता है cos, और अब उसके परपेंडिकुलर लाइन में sin। तो इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा के बराबर, ये इसका कंपोनेंट होगा। जबकि टेंजेंशियल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आएगा, अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालूं इधर की तरफ, तो कंपोनेंट आएगा इसका इधर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, ये कंपोनेंट आएगा इसका। समझ में आई बात। अब देखो न्यूटन्स का लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अर्थ की रेडियस की डायरेक्शन में एक तो mg लग रहा है और एक नॉर्मल, 2 ही फोर्स है ना। ये फोर्स नहीं है, ये तो क्या है, एक्सेलरेशन है, यह एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन अगर नीचे है, mg नीचे लग रहा है, m ऊपर अपोजिट में लग रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट फोर्स लगाने के लिए सबट्रैक्ट करूंगा, और कौन सा बड़ा है, जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ये है इस डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनी क्या, mg माइनस n, और ये तो एक्सेलरेशन है, ये तो क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, तो ये न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनी, इसको ये लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन, यहां पर ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं cos लैम्डा का फॉर्मूला लगाऊं, तो ट्रायंगल में cos लैम्डा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो ये वाली साइड होगी ना, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos लैम्डा ही आ गया। अब यहां से स्मॉल r की वैल्यू इसमें रखूंगा, तो cos स्क्वायर लैम्डा बन जाएगा। और इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉ में, वेइंग मशीन पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वेइंग मशीन क्या पढ़ती है, नॉर्मल रिएक्शन को, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम अपरेंट वेट कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं, अपरेंट वेट। अब देखो अपरेंट वेट का मतलब ये है, इसको मास इनटू जी इफेक्टिव भी लिख सकता हूं। अगर मैं अर्थ का रोटेशन कंसीडर नहीं करता तो जी की वैल्यू 9.8 ये वाला चाहिए होता, लेकिन अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करूंगा तो जी की इफेक्टिव वैल्यू बदल गई ना, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई, उससे रिलेटेड अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन को एपरेंट वेट भी कहता है, और जी की इफेक्टिव वैल्यू ड्यू टू अर्थ रोटेशन विल बी इक्वल टू दिस वन। अर्थ हमारी एग्जैक्टली स्फेरिकल है, अगर अर्थ स्फेरिकल होगी तब भी स्फेरिकल अर्थ की सरफेस पर हर जगह जी की वैल्यू सेम नहीं होगी, अगर हम अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करें। और हम जी की वैल्यू लेते हैं क्या है, 9.8 लेते हैं ना,
जनरली ये वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर हम अर्थ का रोटेशन कंसीडर करेंगे तो जी की वैल्यू इससे कम आएगी क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस पूरी टर्म की वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो जनरली हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ के रोटेशन को कंसीडर ही नहीं करते। अब देखो इसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ इस डायरेक्शन में लगाया, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, नाम बताओ। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस गिलास पर एक ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, बस अकेला फोर्स है, तो अकेला फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। अब देखो अकेला फोर्स है तो इसका एक्सीलरेशन किधर ऊपर है ना, ये एक्सीलरेशन का कंपोनेंट किधर आएगा, ये एक तरह का एक्सीलरेशन है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन ऊपर है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। अब अकेला फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर लगेगा तभी तो इसको एक्सीलरेशन दे पाएगा, तो ये ऊपर लग जाएगा फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू लिख देते हैं, तो यह इस पार्टिकल पर फ्रिक्शन लगेगा इसके बराबर, कर लें इसको नोट, बाकी फिर हम अब देखिए जी की वैल्यू में वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हम डिस्कस कर रहे थे और ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। अब देखिए हम अलग अलग पॉइंट पर लैटिट्यूड एंगल, लैम्डा का मतलब मैंने क्या कहा था, लैटिट्यूड एंगल, जैसे पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ये इक्वेटर वाली लाइन है और ये पोल है, तो अगर इस पार्टिकल का हम इक्वेटर से एंगल मेजर करेंगे तो ये लैटिट्यूड एंगल कहलाएगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर एंगल मेजर करेंगे तो इसको कहेंगे को लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। अब इक्वेटर वाले पॉइंट पर अगर ये पार्टिकल यहाँ की जगह यहाँ इक्वेटर पर हो तो इक्वेटर पे तो लैम्डा एंगल 0 हो जाएगा ना, तो इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू 0 होती है और अल्फा 90 होता है। अब इस मामले में लैम्डा आता है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या आएगी। इसी तरह से अगर पोल पर लैम्डा निकालेंगे, पोल अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो लैम्डा मैक्सिमम 90 डिग्री होगा, और लैम्डा की वैल्यू 90 होने पर cos 90 0, तो g की इफेक्टिव वैल्यू g के बराबर होगी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि g की वैल्यू में पोल पर तो ओमेगा का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अर्थ के रोटेशन का g की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है एट पोल ऑफ अर्थ, लेकिन इक्वेटर पर g की वैल्यू में मैक्सिमम वेरिएशन आया, इक्वेटर पे g की वैल्यू में जो वेरिएशन आया वो मैक्सिमम आया ना, तो इक्वेटर पे g की वैल्यू में वेरिएशन मैक्सिमम होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण g की वैल्यू में मैक्सिमम वेरिएशन होता है एट इक्वेटर, और पोल पर वेरिएशन 0 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अगर इक्वेटर पर g की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर g की इफेक्टिव वैल्यू जो होती है ना अर्थ के इक्वेटर पर, वो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अर्थ का ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट होती है, तो g की जो भी इफेक्टिव वैल्यू है, और वो इफेक्टिव वैल्यू लगभग 9.8 से हल्की सी कम होती है, 9.7779 समथिंग लाइक दैट। अब लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बनाया, अगर हम यहां से देख सकते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम यहां से लिख सकते हैं इफ ओमेगा इंक्रीजेस देन g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर ओमेगा बढ़ाते जाए तो g की इफेक्टिव वैल्यू एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 0 हो जाएगी, और जब g की इफेक्टिव वैल्यू 0 होगी तो उस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग हमें अर्थ का टाइम पीरियड बताना है, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसका आंसर।
अब देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व किया, मुझे क्वेश्चन में ये हमारे पास जी की इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है इक्वेटर पर, और जी की इफेक्टिव वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 दे रखी है, तो यहाँ 0 रखा। अब 0 रखकर ओमेगा निकालकर हमने टाइम पीरियड निकाला ना, तो ये अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड इसके बराबर होगा, तो अर्थ पर इक्वेटर पे जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जी की इफेक्टिव, अच्छा ये एक और फॉर्मूला आता है 11th क्लास में हमने एसएचएम में सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, तो अगर उस पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज हो तो उस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालें तो अर्थ की रेडियस फिक्स होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, फिक्स है, तो ये टाइम पीरियड भी फिक्स आएगा ना, तो इसको सॉल्व करने पर ये टाइम पीरियड 84.6 मिनट के बराबर होता है। तो अगर हमारी अर्थ का जो दिन और रात पूरा एक एक्सिस पर घूमने का जो टाइम है अभी 24 आवर्स है, 24 आवर्स में डे और नाइट होते हैं, अगर ये टाइम घटता जाए, ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और ओमेगा टाइम घटकर इतना हो जाए तो फिर इक्वेटर पे जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इसका मतलब। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।